हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम जीके और साइंस के प्रश्नों को देखेंगे और इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इस्तीफा देने वाली लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री थी? लिज ट्रस किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफा देने के बाद कौन वहां का प्रधानमंत्री बना? तो ऋषि सुनक। ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहां निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहाली में यह निर्मित किया गया है। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका नाम क्या है? होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कहां पे है? मोहाली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है ये, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुआ के शुभंकर का नाम क्या है? देखिए, थोड़ा पुराना करंट अफेयर है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो सावज था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे हुआ? तो गुजरात में हुआ। देखिए, मैं अपडेट करके बता रहा हूं। 37 नंबर का यानी 37 राष्ट्रीय खेल जो है ये कहां पे हुआ? तो ये गोवा में हुआ। ये ध्यान रखिए, कहां पे? गोवा में हुआ। ठीक है, और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था? मोगा। मोगा जो है 37वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ है, इसका शुभंकर क्या था? मोगा था। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा है 37वें में? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र जो है इसमें आपका शीर्ष स्थान पे है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैन्य सीमांकन रेखा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इसे ही आप जो है 38 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 38 डिग्री अक्षांश रेखा अगर पूछा जाए किसके बीच में है, तो आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये दिया है जो 49वां पैरेलल यानी 49वें डिग्री समानांतर रेखा, ये किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है ये 49। और रेड क्लिप किसके बीच में है? सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? किससे जुड़ी नहीं पूछ रहा है। तो भूटान की सीमा जो है उड़ीसा से नहीं जुड़ी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखिए, भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से जुड़ी है। कौन कौन से? तो आपका एक तो हो गया असम, दूसरा आपका सिक्किम, तीसरा आपका होगा पश्चिम बंगाल और एक का आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है, तो उड़ीसा से नहीं करता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से किसे जाना जाता था? तो असम को जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में सीएम कौन है यानी मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल। आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके जोराम थंगा है। जोराम थंगा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था?
भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम क्या था? सभी को पता होगा, ब्रह्मोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल ऑर्बिट मिशन। मंगल ऑर्बिट मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मंगल यान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर 2013 को जो है मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था। 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर। ठीक है, कहां से छोड़ा गया था? तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था इसे? तो PSLV 25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था मंगलयान को। ठीक है, अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें मिला था 1913 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था और ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस जो है के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुत्रजया। देखिए, प्रशासनिक राजधानी यहाँ पे पूछा है तो पुत्रजया जो है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। अगर वैसे पूछा जाए क्या राजधानी है, तो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। SV सुनील किस खेल से संबंधित है? SV सुनील जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 कहां आयोजित हुई? छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी, कैप्टन विनेश कुमार त्यागी बने। थोड़ा कट गया है तो इसको आप इग्नोर करिएगा, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। कैप्टन विनेश कुमार त्यागी, ठीक है पूरा नाम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HPCL द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई? HPCL द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपका कहां शुरू किया गया? राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित था? इंपॉर्टेंट है ये, लोथल पूछ रहा है किस नदी के किनारे? तो आपका ऑप्शन डी, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लोथल वर्तमान में कहां पे है, किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। कहां पे? गुजरात राज्य में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और यहां से किसके साक्ष्य मिले थे? तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे। बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सभी को पता होगा असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका 1920 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाता है असहयोग आंदोलन को जो है वापस कब लिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 4 फरवरी 1922 को क्या कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा कांड हुआ था। कहीं कहीं आपको 5 फरवरी मिलेगा। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने की वजह से 12 फरवरी, डेट ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? महात्मा गांधी ने। पूछा जाता है किस में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कहां पे ठहरे थे? तो ऑप्शन ए, किंग्सले हॉल में ठहरे थे गांधी जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी भाग लिए थे। अगर पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये आपका 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है यहाँ पे, तो मणिपुर जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली, मैं सारा लिखूंगा नहीं, आप ध्यान सुनिएगा। कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका केरल का है, ठीक है, केरल का। उसके बाद आपका आता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी आपका केरल का है। उसके बाद आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का। उसके बाद आपका आता है कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आपका मणिपुरी और उड़ीसी। एक है, ध्यान रखिए, सत्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्रिया किस राज्य का है? ये असम का है। ठीक है, कितने हैं वर्तमान में? 8 हैं। 8 का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित होता है? छापर मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो आपका पंजाब में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। छापर मेला कहाँ पे? पंजाब में आयोजित किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है, सही है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है, ये भी सही है। कर्नाटक के तट को मंगलोर तट कहा जाता है, ये भी सही है। तो सही नहीं कौन सा? ऑप्शन बी। केरल के तट को कोरोमंडल तट नहीं कहा जाता है। कोरोमंडल तट किसके तट को कहा जाता है? तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहता है? मालाबार तट कहा जाता है। सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पे थी? आपका बॉम्बे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने स्थापित किया था? तो नाम ध्यान रखिएगा, काओशजी नाना भाई डाबर ने जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, बॉम्बे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या कह रहा है, तो मुद्रास्फीति भी समस्या सही है, राजकोषीय घाटा भी है, चालू खाता घाटा भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो आपका रूस को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अच्छा, म्यूनिख समझौता हुआ कब था? तो 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौता हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल था? तो इसमें जर्मनी शामिल थे, इटली शामिल था, फ्रांस शामिल था और ब्रिटेन शामिल था। रूस इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ऑप्शन डी, हर्यक वंश का शासक था ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, बात करें हर्यक वंश की। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार का ही पुत्र था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। ठीक है, उदयन। और उदयन ने किसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो बाद में मगध की राजधानी बनी, इसी ने ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ये पूछा जाता है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, और अजातशत्रु को कुडिक भी कहा जाता है, कुडिक भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? रानी दिद्दा किस वंश थी? आपका उत्पल वंश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो आपका यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यही हम बात करते हैं वेदों की। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपके 10 मंडल। रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख? गायत्री मंत्र का उल्लेख। 9वें
में किसका उल्लेख है? नवे मंडल में तो आपका सोम देवता का उल्लेख है। कितने इसमें जो है मंडल? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋचाएं कितनी है? तो 10,580 लगभग इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है? कर्मकांडी वेद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका आता है सामवेद। सामवेद को क्या कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे? सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद का आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपका जादू टोना रोग निवारण संबंधी उपबंध है अथर्ववेद में। अगला है माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप पूछ रहा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में है आपका। कौन सा? एक मिनट, सॉरी, माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में। ठीक है, असम में है कौन सा? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप का निर्माण जो है किससे होता है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। असम में है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है गेहूं की फसल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गेहूं के बारे में पूछ रहा है। इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सही है। उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है। ये भी सही है, पंजाब वगैरह का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 2 आपका दोनों सही है, ऑप्शन डी। अच्छा, गेहूं जो है कैसी फसल है? किस ऋतु की, किसकी है? तो रवि की फसल है। ठीक है, रवि की फसल है ये। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? सभी को पता होगा ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या किया गया था? अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऐसे पूर्णतः लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूर्णतः रूप से। कह रहा है उसमें जो है कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बात करें प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण, फूल प्रसाद वर्मा के इन लोगों ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, म्यांमार कब आजाद हुआ? तो म्यांमार जो है कब आजाद हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आजाद हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए मुद्रा वगैरह से बहुत प्रश्न बनते हैं सस्सी में, तो उसको ध्यान रखिएगा। रूस की मुद्रा का नाम क्या? तो रूसी रूबल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सभी को पता होगा, कॉमन प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को कह रहा प्रथम बार लाया गया था। तो पहली पंचायत कौन सी थी? तो आपका नागौर, राजस्थान में है। नागौर जो है पहली पंचायत थी। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो 1959 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? तो 1956 से लेकर 1961। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था पहली कौन सी थी, पहली पंचायत थी, तो नागौर थी जो राजस्थान में। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। पंचायतें एवं नगर पालिका की बात कर रहा है, इसे संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? अभी हमने पीछे पढ़ा, अभी पहले ही प्रश्न में इसके ऊपर प्रश्न जो था, पहली पंचायत की बात हो रही थी, नागौर थी 1959 में, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया था। और संवैधानिक दर्जा जो है पंचायतों को कब प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान, ध्यान सुनिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992
में से क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन पंचायत ये लागू कब हुआ था, यानी प्रभावी कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभावी हुआ था। ध्यान रखिए 1993 को यह प्रभावी हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993 में। ठीक है, जो अधिनियम आया था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 हुआ था। ये प्रकार पंचायत की बात हो गई। अब हम नगर पालिका की बात कर लेते हैं। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये भी आया था, और ये प्रभावी कब हुआ था, 1 जून 1993 को यह प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंचायतों को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, 11वीं, और नगर पालिका को किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या, तो विकास में जनभागीदारी सही है, राजनीतिक जवाबदेही सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सही है, वित्तीय संग्रहण ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये आपका उद्देश्य पंचायतों का। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर जो है कब, तो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक, अगला प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस कार्यकाल की बात करें तो 1974 से लेकर 1978 तक जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कह रहा है, इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया, सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी आपका सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाता धारियों को हस्तांतरित करना, ये भी, यानी जो भी बेनिफिट मिलते हैं सरकार तरफ से वो डायरेक्ट जो है जिस खाते में चले जाते हैं, यही इसका उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ का वर्तमान में कितना ब्याज मिलता है पीपीएफ पर, तो 7.1% का मिलता है पीपीएफ पर। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब हुआ था। स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल, देखिए इसमें 2020 दिया, 2021 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1978 से 79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था, तो ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है, तो परिवार का उपभोग व्यय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था। समाजवादी सिद्धांतों को किस पंचवर्षीय योजना में, तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, और किस मॉडल पे थी, तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर। अगर यही बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी जो है किस मॉडल पे, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये। अगला प्रश्न है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो यहाँ पे देखिए केल्विन दिया है सारे ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 277 केल्विन। अगर यह बात करें अगर डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें, तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए कह रहा है दो कण है, मान लीजिए m1 है और m2 है, कह रहा है कि इनके द्रव्यमान क्या किए जाएं, दुगुने कर दिए जाएं, तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें। तो दूरी मान लेते हैं हम r हो, तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर तो होता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर हम इसको रखेंगे तो कितना आएगा, तो F बराबर आएगा आपका 4F आता है, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दो समानांतर धारावाही तार जिसके एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है।
तो इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके बीच चुंबकीय बल इसका कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसे आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में के किस अंग में स्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में? तो आपका ये वृक्क में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वृक्क की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, दाद किस प्रकार की बीमारी है? दाद जो है किससे होता है? ये आपका कवक से होता है, फंगल इन्फेक्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो इसका होता है सोडियम क्लोराइड, सभी को पता होगा। Na क्या होता है इसका फार्मूला? NaCl इसका फार्मूला होता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। ये क्या होता है? चूना पत्थर। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? तो ये आपका जैसे धावन सोडा कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा। ठीक है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों का क्या होगा? वे किसी भी क्षण समान होंगे। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, धारा वाहक तार कैसा होता है? धारा वाहक तार कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव किस वर्ग के अंदर आते हैं? तो आपका ये साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर इसको 3 मान ले हम, देखिए ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है, 3 और 4 मान लेते हैं हम, इसको 3 कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट मान लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मृत पोषी पोषण क्या है? मृत पोषी पोषण क्या होता है? तो ऑप्शन डी, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है, उसे क्या जाता है? मृत पोषी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसे बकवास उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? किस तत्व का घनत्व इसमें इनमें से कौन सा है? तो ऑस्मियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परमाणु की प्रथम परमाणुवी त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी और सी ये दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो ये आपका ऑप्शन सी, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होता है? सभी को पता होगा, यदि कोई विलयन जो है नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो क्या होता है? तो अम्ल होता है। तो अम्ल का जो है पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से अधिक पीएच होता है तो क्षारीय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंशानुगत नियम की खोज किसने की? सभी को पता होगा वंशानुगत नियम किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनालाइन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? इंपॉर्टेंट है ये, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से कौन? तो आयोडीन। और उदाहरण ध्यान रखिए आप, कपूर और नेप्थलीन भी जो है इसका उदाहरण है, और कपूर भी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन किससे? तो ऑप्शन डी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, हेनरी है। ठीक है, गॉस किसका मात्रक है? तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है गॉस। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रभाव का। अगला प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में
में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 6 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा CrO2Cl2। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अभिवहन। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जानता है? ट्री फ्रॉग के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका हाइला को जाना जाता है, मेढक की प्रजाति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।